हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, कार्बन एवं इसके यौगिक की क्लास नंबर 9 और आज ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी लंबा चैप्टर हो गया ना ये, क्योंकि एक्चुअली में चैप्टर है ही बड़ा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी थोड़ी सी क्लासेस ज़्यादा हुई। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी यहाँ पर हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान से यही उम्मीद है कि आपकी नौकरी जल्दी लगे रेलवे में, जो भी आप लोगों का अगला एग्ज़ाम हो बिल्कुल अच्छे मार्क्स से आप लोग पास करो और जल्दी से रेलवे में आप लोग पहुंचो। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके गुड विशेस के लिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ पार्टी भी देंगे आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, सब देंगे, पार्टी वार्टी सब देंगे, टेंशन मत लो। चलो बहुत अच्छी बात है, स्टार्ट करें आज का सेशन, फिर बाद में बात करेंगे। आज अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। चलिए दोस्तों, मैंने आपको बोल रहा था कि कार्बन के दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके बारे में हम लोगों को थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। एक तो दोस्तों C2H5OH एथेनॉल के बारे में क्या हम लोगों ने देखा था, क्या बताओ। इसके बारे में कई चीजें मैंने बताई थी क्या आप लोगों को। देखते हैं आपको चीजें याद है या नहीं है। अभी मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा, चलिए इसका आंसर बताओ। किसका इस्तेमाल टिंचर आयोडीन में किया जाता है, बताओ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एथेनॉल होता है वो एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, एक बहुत अच्छा विलायक है। इसका इस्तेमाल हम लोग कई जगह करते हैं, कफ सिरप में करते हैं, जो आपकी खांसी वाली जो दवाइयाँ होती है ना उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। टिंचर ऑफ आयोडीन इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, बताया था ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताएंगे। कफ सिरप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, किस एल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन में था किस एल्कोहल का, किस एल्कोहल का, है ना, किस एल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है बताओ। तो मैंने बताया था एथेनॉल एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, बहुत अच्छा विलायक है, इसका इस्तेमाल होता है कई जगह। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई थी हमारी एथेनॉल की। अब एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड और है जिसके बारे में और हम लोगों को पढ़ना है, वो है CH3COOH। क्या कोई मुझे इसका IUPAC नेम बता सकता है क्या। मुझे बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्रियात्मक समूह कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले का नामकरण करते हैं लास्ट में ओइक एसिड लगाते हैं ना, ओइक अम्ल, तो उसका नाम क्या आया था अगर आप अपने नोट्स में देखो, एथेनोइक एसिड यानी एथेनोइक अम्ल। इसका क्या था, IUPAC नेम था। कैसे, किसी और नाम से भी जानते हैं क्या। बिल्कुल सर, इसे एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है, आ जाओ। चलिए तो बात करते हैं एथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला ये है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बताओ इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। तो आप लोग क्या बोल दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए इसके बारे में दोस्तों बहुत सारी चीजें आप लोगों को बतानी है, हालांकि कुछ चीजें तो आपको पता है। चलो इसको और किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग बोलोगे सर इसे एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप लोग सिरके का नाम सुना, सिरका। सिरका आप जैसे चाउमीन वगैरह जो होती है ना, इनको बनाने में सिरके का इस्तेमाल किया जाता है, और भी कई जगह खाने के उसमें सिरका का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने पानी में 5 से 8% ये एथेनोइक एसिड मिला दिया, ये एसिटिक एसिड मिला दिया, तो ये जो मिक्सचर बनेगा इसे आप लोग क्या बोलते हैं, विनेगर यानी सिरका। क्लियर है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है, आप लोग बोलोगे एथेनोइक एसिड। क्लियर है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा पाया जाता है, क्रियात्मक समूह कौन सा पाया जाता है, तो आप लोग बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। अगर इसमें 5 से 8%, अगर हम पानी में 5 से 8% ये मिला देंगे तो बताओ इसे आप लोग क्या बोलोगे, सिरका बोलोगे, जिसका इस्तेमाल कई जगह पर होता है। जैसे अचार वगैरह होता है ना, अचार को खराब होने से बचाने के लिए भी क्या करा जाता है, उसमें सिरका मिलाया जाता है। सिरका एक प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रिजर्वेटिव का मतलब संरक्षक, जो खाने को खराब होने से बचाए। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है, जब हमारे घर में अचार डाला जाता है तो काफी लंबे समय तक चलता है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने चलता है ना। सब्जी के जैसे थोड़ी आज बनाया तो आज ही खत्म करना पड़ेगा, कल के लिए नहीं रख सकते या परसों के लिए नहीं रख सकते। अचार तो काफी लंबा चलता है, तो अचार को खराब होने से बचने के लिए उसमें सिरका मिलाया जाता है। सिरका बनता कैसे वो मैंने आपको बता दिया। चौथी महत्वपूर्ण बात आप लोगों को याद रखनी है,
सिरके का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, गलना, सॉरी सिरके का क्या, इस एथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, गलना क्या है, कितने टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। दोस्तों यह 17 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट हो जाता है। तो अभी अपने यहां पर टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 20-25, ये तो होता ही है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या ये ठोस अवस्था में पाया जाएगा, तरल अवस्था में? इसको मेल्ट कराने के लिए 17 डिग्री सेल्सियस चाहिए, हमारे पास तो बहुत ज्यादा है। तो ये नॉर्मली किस अवस्था में पाया जाएगा, लिक्विड स्टेट में, तरल अवस्था में। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, याद रखिएगा 17 डिग्री सेल्सियस। अच्छा दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, अगर थोड़ी सी ठंड हुई, टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो क्या ये जम जाएगा, क्या फ्रीज हो जाएगा क्या? क्योंकि मेल्ट करने के लिए इसको 17 डिग्री सेल्सियस चाहिए, यानी इससे नीचे के टेम्परेचर पे 16 डिग्री, 14 डिग्री, 12 डिग्री, उस पे क्या जमा हुआ रहेगा क्या? कश्मीर में चला जाओगे तो क्या जम जाएगा क्या? तो ये बहुत आसानी से जम जाता है ठंडे मौसम में, इसीलिए हम लोग इसे एक नाम से और जाना जाता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल का मतलब क्या होता है, थोड़ा बर्फ के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए इसे और किसी नाम से भी जानते हैं क्या, आप लोग बोलोगे इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? दोस्तों मेरे कुछ प्यारे प्यारे दोस्त हैं यहाँ पर जो हैप्पी बर्थडे कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में कुछ और बच्चे एक कमेंट और कर रहे हैं, सर बुक कब आएगा? दोस्तों मैं आप लोगों से माफ़ी के अलावा अभी कुछ नहीं मांग सकता। मुझे पता है, मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि दोस्तों 1 सितंबर तक बुक रेडी हो जाएगी, मुझे पता है, और इसमें कहीं पर भी आपकी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, मुझे कुछ दिन और चाहिए, है ना। देखो मैं अगर आपको बताऊँ, मैं मतलब मेरी एक बहुत बड़ी कमी है मेरी, आज मैं आपको अपनी कमी बताता हूँ। मतलब मेरे को जब तक कोई चीज़ बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती ना, मेरा मन ही नहीं होता वो चीज़ करने का, ठीक है। तो बुक दोस्तों एक बार मैं उसमें और कुछ देख रहा हूँ, और क्या बेहतर, मतलब पूरे कंटेंट सब तैयार है। मैं चाहता हूँ जब आपके हाथ में आए तो आपको मज़ा आ जाए, है ना। तो प्लीज़ मुझे थोड़े से दिन का समय दे दो। और हालांकि मैंने आपको ये भी बोल रखा है कि अगर आप कोई बुक वगैरह कुछ नहीं है आपके पास में, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ध्यान रख लोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको गलत दिशा में भी नहीं लेके जाता कभी कि नहीं जब मेरी बुक परचेज करोगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया 100% मार्क्स आप लोग लेकर आओगे, क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा समय दे दो मुझे, थोड़ा सा समय दे दो प्लीज़, थोड़ा सा समय, 1-2 महीने का नहीं मांग रहा, 10 से 12-15 दिन का दे दो। और मैं अब अगली डेट आपको तभी बताऊंगा जब पूरी रेडी हो जाएगी, क्लियर है क्या? क्लियर है? तो प्लीज़ आप लोग इधर पढ़ लो, ये अच्छे से पढ़ लोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों पढ़ लीजिए, आ जाओ, ठीक है। तो ये थोड़े से भी नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, आराम से जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अच्छा दोस्तों इसके नाम में बताओ क्या ये एक प्रकार का एसिड है क्या? और आप मुझे बताओ जो एसिड जो होते हैं जब उसको पानी में डालते हैं तो वह क्या त्याग करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे यार हमने अम्ल वाला चैप्टर पढ़ लिया, ये भी बताने की जरूरत है कि जैसे HCl है, जब इसको पानी में डालोगे तो ये हाइड्रोजन आयन त्याग करेगा ना, इसका ये अलग हो जाएगा। यानी जो अम्ल होते हैं वो पानी में हाइड्रोजन आयन त्याग करते हैं। और मैंने आपको बताया था अगर कोई अम्ल पानी में ज्यादा हाइड्रोजन आयन त्याग कर रहा है तो उसको आप लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोला था, आपने उसको प्रबल अम्ल बोला था। और अगर कोई एसिड पानी में कम हाइड्रोजन आयन त्याग करता है तो उसको वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए एथेनोइक एसिड एक प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल, तो आप लोग बोलोगे कि यह एक दुर्बल अम्ल है, ये एक क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। बस ये इतने से बस ये ध्यान रखना है कि आपको वीक एसिड है, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना, इसके आगे यही लिखा हुआ है क्योंकि ये ज्यादा आयनित नहीं होते हैं, है ना। तो आपको बस ये चीज ध्यान रखना है, आगे बात समझ में। चलिए अब दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नेम CH3COOH, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, एथेनोइक एसिड है। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बताएंगे दोस्तों, इसमें से किसमें एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड होता है? सिरके में होता है। सिरका सफेद रंग का होता है तो सफेद सिरका बोल दो या नॉर्मल सिरका बोल दो, बात एक ही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या बोलते हो? मतलब पानी में हमने 5 से 8% एसिटिक एसिड मिला दिया तो इसे हम लोग विनेगर यानी सिरका बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया है,
टोटल 3 अभिक्रिया आप लोगों को पढ़नी है, ध्यान से आप लोग समझना। सबसे पहली अभिक्रिया है जिसे बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, यानी एस्टरीकरण अभिक्रिया। सर ये अलग सा नाम क्या है दोस्तों? इस वाली अभिक्रिया में एक यौगिक बनेगा जिसे एस्टर बोलते हैं, इसीलिए इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोल दिया। चलो सब छोड़ो, आप तो बस सीधे सीधे ध्यान रखना दोस्तों, एथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब हम लोग एथेनॉल से करवाते हैं, ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब आप लोग एथेनॉल से करवाते हैं, C2H5OH से करवाते हैं, तो इसी रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों ध्यान से समझना, ये रहा आपका एथेनोइक एसिड, या जिसे एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं। इसकी रिएक्शन आप लोग करवा रहे हो C2H5OH, जिसे एथेनॉल बोलते हैं। तो जब आप लोग इसकी अभिक्रिया करवाते हो, इन दोनों की आपस में अभिक्रिया करते हो, तो पानी बनता है। पानी के साथ में दोस्तों एक आप लोगों का पदार्थ और बनता है जिसका नाम है एस्टर, और इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आ गई बात समझ में? अब गुरुजी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि गुरुजी एस्टर होता क्या है? ठीक है, प्लीज सारा ध्यान इधर रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, अगर कहीं पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हो, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो मेरी बात, इसको बोलते हैं एस्टर। एस्टर किसको बोलते हैं? जहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हो। अब क्या होगा सर? तो इस कार्बन से कुछ कार्बन जुड़े होंगे, हो सकता है एक जुड़ा हो सकता है दो जुड़ा हो सकता है तीन जुड़े हो, यहां से भी एक कार्बन जुड़ा होता है, एक दो या तीन, है ना। तो इसको आप यहां पर आप लोग ध्यान से देखोगे, देखो COO COO COO, क्या इसके इस साइड भी कुछ कार्बन जुड़े हुए हैं? दो कार्बन, इस साइड भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो क्या ये एस्टर है क्या? जी सर। अब आप लोग बोलोगे कि सर हमको, चलो मान लिया इन दोनों अभिक्रिया से एस्टर बन रहा है, लेकिन एस्टर बनाना क्यों है हमको? क्योंकि दोस्तों ये जो एस्टर है ना, इसमें जो गंध होती है ना, इसकी काफी मीठी स्मेल होती है, काफी मीठी स्मेल होती है। तो इस एस्टर का इस्तेमाल हम लोग परफ्यूम बनाने में करते हैं। अलग अलग दोस्तों आप लोग देखते होंगे मार्केट में है ना, कुछ जूस वगैरह आते हैं, मतलब मैं ओरिजिनल जूस की बात नहीं कर रहा, और भी अलग अलग लिक्विड आते हैं ना, माजा फाजा ये, तो उसमें गंध को ऐड करने के लिए है ना, कई आप लोगों के उसमें गंध को ऐड करने के लिए एस्टर मिलाया उसमें जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, एस्टर का इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में होता है, और स्वाद देने वाले जो पदार्थ होते हैं जिसको फ्लेवरिंग एजेंट बोलते हैं, क्लियर है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है क्या? बोलो, बात समझ में आ गई क्या? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बताओ। इस बार का क्वेश्चन है, एथेनॉल और एसिटिक एसिड के बीच में जो अभिक्रिया होती है इसे क्या बोलते हैं? सॉरी, इसमें क्या बनेगा? तो अभी भी मैंने बताया, इसमें एस्टर बनता है। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर बताएंगे। कोई जल्दबाजी मत करो, आराम से करो। इनमें से किसका इस्तेमाल इत्र बनाने में या फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में होता है, बताइए। तो इसका भी आप लोग आंसर दे देंगे, एस्टर। बहुत बढ़िया, चलिए इसका आंसर बताएंगे, इनमें से कौन एस्टर है? तो एस्टर में क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और यहां से कुछ कार्बन जुड़ा होगा, हो सकता है एक जुड़ा हो सकता है दो जुड़े हो सकता है तीन, यहां से भी कुछ ना कुछ कार्बन जुड़े होंगे। तो COO के राइट साइड में भी कुछ कार्बन होते हैं, लेफ्ट में भी। अब देखो COO लेफ्ट में तो कार्बन है क्या, राइट में कार्बन है क्या? नहीं है, एस्टर नहीं है। यहां पर COO है ही नहीं, तो ये वैसे ही नहीं है। यहां पर COO, इसके राइट में भी कुछ कार्बन है, इसके लेफ्ट में भी। तो दोस्तों मेरे को तो ये एस्टर लग रहा है कि आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया यार, आप तो सभी आंसर दे रहे हो। चलो बताओ, एस्टर में कैसी गंध होती है? फल जैसी गंध होती है, मीठी सी गंध होती है, फल जैसी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है क्या? बोलो। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ दोस्तों। एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे थे। एक अभिक्रिया मैंने आपको बता दी कि एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया एसिटिक एसिड से, सॉरी, एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया एथेनॉल से करवाने पर क्या होगा। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए अब दूसरी अभिक्रिया है दोस्तों जिसे हम लोग बोलते हैं, एक सेकंड रुकना, इधर लिखना भूल गया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्लियर है क्या? चलो अच्छा, अभी दूसरे अभिक्रिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये जो एस्टर बनाना आपका,
ध्यान रखना, ये जो एस्टर बन गया, एस्टर किसे बोलते हैं, जहां पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हो। अब क्या होगा, इस कार्बन से कुछ कार्बन जुड़े होने चाहिए, हो सकता है एक जुड़े, हो सकता है दो जुड़े, तो हम बार बार कार्बन यूज नहीं करके केवल आर कर लेते हैं। आर का मतलब यह है कि एक कार्बन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। सिमिलरली इस ऑक्सीजन से भी क्या जुड़ा हुआ है, आर जुड़ा हुआ है, मतलब इस ऑक्सीजन से भी कुछ कार्बन जुड़े हो सकते हैं, 1 2 या 10 या 15। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से यह बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग एस्टर की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाओगे, जो कि एक बेस है, जो कि एक क्षारक है, तो जब ये अभिक्रिया करवाओगे तो क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। एल्कोहल किसको बोलते हैं, जहां पर आर क्या है, ये कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन या तीन कार्बन है ना, बेसिकली हाइड्रोकार्बन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल CH3OH, ये भी एक प्रकार का एल्कोहल है। C2H5OH, ये भी एक प्रकार का एल्कोहल है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि अगर एस्टर की रिएक्शन किसी बेस से करवाते हैं, जैसे स्पेशली बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, तो क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है, साथ में कार्बोक्सिलिक सॉल्ट मिलता है, कार्बोक्सिलिक लवण मिलता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि गुरुजी मुझे ये नहीं पता कि कार्बोक्सिलिक लवण क्या होता है, ये समझाओ मुझे। क्लियर है? अच्छा देखो दोस्तों, ये क्या है, HCl क्या है, पहले मुझे बताओ, ये एक अम्ल है या एक क्षारक है, ये क्या है बताओ, ये एक एसिड है या बेस है, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ये क्या है, एक एसिड है। दोस्तों अगर इस एसिड में मैंने हाइड्रोजन को हटा के एक मेटल लगा दिया, जैसे मान लो Na, सोडियम एक मेटल है ना, तो ये लगा दिया, तो ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये क्या है सर, एक सॉल्ट है, एक लवण है। तो एक चीज ध्यान रखो, अगर किसी एसिड में हाइड्रोजन को हटा के कोई मेटल आप लोग लगाओगे, कोई धातु आप लोग लगाओगे, तो ये एक सॉल्ट बन जाता है, एक लवण बन जाता है। दोस्तों ये जैसे ये क्या है, CH3COOH, क्या इसको आप लोग दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो क्या, जिसका एक नाम एथेनोइक एसिड है, बोलो क्या इसको मैं दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दूं, बोलो, अरे बोलते नहीं हो, बोलो। दोस्तों यहां पर हाइड्रोजन को हटा के अगर मैं कोई मेटल लगा दूं, मान लो Na लगा दूं, सोडियम लगा दूं, तो मैं बोल दूं क्या कि इसको मैं एक सॉल्ट बोल सकता हूं क्या, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को हटा के यहां पर एक मेटल आ गया, तो इसको मैं कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बोल सकता हूं क्या। तो होता क्या है दोस्तों, जब एस्टर की रिएक्शन जब आप लोग बेस से करवाते हो तो क्या मिलता है, एक कार्बोक्सिलिक सॉल्ट मिलता है और एक एल्कोहल मिलता है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों इस रिएक्शन का इस्तेमाल होता है सोप यानी साबुन बनाने में, तो ध्यान रखना। इसीलिए इस प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया आप लोग देख पा रहे हो ना, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं, साबुनीकरण के नाम से जानते हैं। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए सर साबुनीकरण अभिक्रिया बताओ, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन किसको बोलोगे, तो आप लोग बोलोगे जब किसी एसिड की रिएक्शन हम लोग जब किसी एस्टर की रिएक्शन हम लोग बेस से करवाते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक सॉल्ट मिलता है, साथ में एल्कोहल मिलता है। तो इसे ही हम लोग सैपोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया का इस्तेमाल होता है साबुन बनाने में। बात क्लियर है? चलिए आ जाओ, बहुत बढ़िया दोस्तों, आज अपनी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपन एनवायरनमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट रिएक्शन कि दोस्तों जब इसकी रिएक्शन क्षारक के साथ में करवाएंगे, बेस के साथ में करवाएंगे तो क्या होगा। किसकी रिएक्शन, एथेनोइक एसिड की बात कर रहे हैं। तो जब एथेनोइक एसिड की रिएक्शन किसी बेस यानी क्षारक से करवाएंगे तो क्या होगा, चलो आ जाओ। चलिए दोस्तों, ये रहा आप लोगों का क्या है, एथेनोइक एसिड, जिसे एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन आप लोग किसी बेस यानी क्षारक से करवा रहे हो। दोस्तों आप लोगों को क्या बताने की जरूरत है, क्या ये एक एसिड है, एक अम्ल है? नहीं सर, नाम में आ रहा है एथेनोइक अम्ल। दोस्तों क्या ये बताने की जरूरत है क्या कि ये बेस है, ये एक क्षारक है? नहीं सर, आप लोग मुझे खुद बताओ, जब किसी एसिड की रिएक्शन बेस से करवाते हैं तो क्या मिलता है, बताने की जरूरत है क्या?
बताओ, आपको अच्छे से पता है सर। एक तो सॉल्ट मिलता है, लवण मिलता है, साथ में वाटर मिलता है। तो क्या यहां पर वाटर मिल रहा है क्या? बिल्कुल। और साथ में जो सॉल्ट बन रहा है उसका नाम बस आप लोगों को याद रखना है, उसका नाम है सोडियम एसीटेट, जिसे सोडियम एथेनॉइड के नाम से भी जानते हैं। आगे बात समझ में? तो बस अगर एग्जाम में पूछ ले कि ये जो आप लोगों का एथेनोइक एसिड है, इसकी रिएक्शन जब इस वाले बेस से NaOH से करवाते हैं तो कौन सा सॉल्ट बनता है? सोडियम एसीटेट, CH3COONA। और इसका नाम क्या है? सोडियम एथेनॉइड। सोडियम एसीटेट, इसका दूसरा नाम क्या है? सोडियम एथेनॉइड। किस किस को याद रह जाएगा? चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर जब हम लोग एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाएंगे तो क्या होगा? क्या अम्ल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था क्या? सब भूल गए। मैंने आपको बताया था एसिड की रिएक्शन किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाते हैं तो क्या मिलता है? बताओ, सब भूल गए। गलत बात है यार ये आपकी, बिल्कुल गलत बात है। बताओ क्या मिलता है? देखते हैं कितने कितने बच्चे बता पाते हैं। क्या मिलता है बताओ? क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलता है। शालिनी नाम की लड़की बिल्कुल सही बता रही है। और बताओ शालिनी साथ में और क्या मिलता है? एक बच्चा बोल रहा नो रिएक्शन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरविंद जी ने बिल्कुल सही बताया। केवल एक लड़का है जो सही बता पा रहा है। सर सॉल्ट एक लवण मिलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, साथ में वाटर मिलता है। क्लियर है? तो दोस्तों एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया है ना, ये आपका एथेनोइक एसिड है, तो इसकी अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से करवाओ। सोडियम क्या है? मेटल है। मेटल कार्बोनेट से करवाओ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाओ, दोनों ही केस में क्या मिलता है? एक सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और इस वाले सॉल्ट का नाम मैं बता चुका हूं क्या? CH3COONA। इस वाले सॉल्ट का नाम क्या है? बता चुका हूं क्या? क्या है? सोडियम एसीटेट है, जिसे सोडियम एथेनॉइड भी बोलते हैं। गलती करते हो यार आप। बताओ कैसे होगा सिलेक्शन? कितनी बार मैंने बोला है जो चीजें पढ़ा दी गई है उसको प्लीज रिवाइज करो ज्यादा से ज्यादा। चलिए दोस्तों ये हो गया खत्म। अब थोड़ा सा टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, साबुन एवं अपमार्जक यानी साबुन एंड डिटर्जेंट। बहुत छोटा सा है, सारे क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा, कुछ भी नहीं है इसमें। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि साबुन को बनाने में क्या कैसे बनता है, थोड़ा बताया था क्या मैंने कि एक एस्टर की रिएक्शन, बताओ जल्दी से मन में याद करो कि एक एस्टर की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो एक कार्बोक्सिलिक सॉल्ट मिल रहा था, साथ में एल्कोहल मिल रहा था। ऐसा कुछ मैंने बताया था क्या? भूल गए। देखो 10 मिनट पहले का याद नहीं है, तुम 1 महीने पहले का क्या याद रखोगे? आ जाओ। तो दोस्तों साबुन एवं अपमार्जक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। साबुन काम कैसे करता है, आपके कपड़े साबुन की मदद से कैसे साफ होते हैं। कपड़े धोते हो ना आप लोग, तो अगर कोई आप लोगों के मान लो कहीं खाना खाने गए, कोई तेल वेल लग गया तो साबुन से धोते हो, सही हो जाता ना गंदगी वगैरह। आ जाओ चलो। तो देखिए दोस्तों सोप है क्या, एक डेफिनेशन यहां पर लिखी है। कोई मुझे समझा सकता है क्या डेफिनेशन, या मुझे ही समझानी पड़ेगी? और दोस्तों यही इसकी परिभाषा। अगर एग्जाम में पूछ ले सोप क्या होता है, साबुन क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को ही साबुन बोलते हैं। गुरुजी नहीं आया मुझे समझ में, कोई बात नहीं, नहीं आया कोई बात नहीं, टेंशन क्यों लेते हो? आ जाओ, सब छोड़ो। मुझे ये बताओ क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है? इसका नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका नाम क्या हो जाएगा? बेसिकली 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड यानी प्रोपेनोइक अम्ल। बताओ दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड यानी ब्यूटेनोइक अम्ल। बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या हो जाएगा?
इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। क्या मैं सही बोल रहा हूं दोस्तों? अगर मैं इसको एक R से रिप्रेजेंट करूं तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? RCOOH लिख सकता हूं क्या? अब R में हो सकता है 1 कार्बन हो या 2 कार्बन हो सकता है 3 कार्बन हो सकता है 4 कार्बन हो। तो क्या इसको मैं जनरली ऐसे लिख सकता हूं क्या? यहां पर R क्या है? बेसिकली हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। जैसे हो सकता है 1 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन हो या 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन हो या 3 वाला, 4 वाला। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? क्लियर है? अब दोस्तों मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि अगर हाइड्रोजन को किसी एसिड में से हाइड्रोजन हटके कोई मेटल आ जाएगा, जैसे मान लो सोडियम मेटल आ गया, तो उसको सॉल्ट बोलेंगे। तो बेसिकली RCOONA, क्या मैं इसको एक बोल सकता हूं क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बोल सकता हूं इसको। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, क्योंकि इस अम्ल से हाइड्रोजन हटा के हमने सोडियम लगा दिया, तो उसको मैं बोल सकता हूं क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। बताओ, बोलो बोलो। या दोस्तों अगर मैंने इस हाइड्रोजन को हटा के पोटेशियम लगा दिया, पोटेशियम भी तो मेटल है, तो क्या बन जाएगा? RCOK। तो उसको क्या बोलूंगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण। तो दोस्तों ये भी एक सोप ही है और ये भी एक सोप ही है, साबुन ही है। तो बेसिकली अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए साबुन कौन सा है, ये भी दोस्तों एक प्रकार का साबुन ही है, ये भी एक प्रकार का साबुन ही है। ठीक है, तो समझ में आया लंबी श्रृंखला वाला मतलब? अब लंबी श्रृंखला का मतलब क्या है? बहुत सारे कार्बन होते हैं, उसमें बहुत सारे कार्बन होते हैं। टिंकू यादव जी बोल रहे हैं बुक कितने बजे लॉन्च होगी? टिंकू यादव जी शायद आपको पता नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बुक में भी थोड़ा सा समय लगेगा आज क्लास में ना। और यार दोस्तों आप मुझे एक चीज़ बताओ, बुक लेकर आऊँगा, मुझे बताया मेरी गलती है, मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं लेके आऊँगा। थोड़ा सा समय चाहिए, हल्का सा 10-12 दिन का समय और चाहिए। मैं आगे डेट नहीं बताऊँगा जब तक वो रेडी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों मैंने आपको साथ में एक चीज़ और बताई है ना, एक चीज़ और बताई थी ना साथ में। क्या बोलो ईमानदारी की बात? मैं आपके साथ में कभी धोखा करता हूँ क्या? नहीं। तो आपको जब बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग इधर भी ध्यान दे लोगे ना, आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। दोस्तों समझो, अगर आप लोग को समझ में आ गया हर एक टॉपिक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, प्लीज़ पढ़ो आप लोग। क्लियर? मैं लाऊंगा बुक, टेंशन मत लो। क्लियर? मुझे पता है आप मुझसे बहुत गुस्सा हो गुरुजी, यार आप इतने समय से बोल रहा हूँ, मुझे पता है और मैं आपकी बहुत वैल्यू करता हूँ, कद्र करता हूँ। क्या करूँ यार अब? सर आप आलसी हो क्या? अरे यार ऐसी बात नहीं है, उसमें आप देखना डायग्राम वायग्राम कैसे आ जाएंगे। पता है, सॉरी कान पकड़ के सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा समय दे दो, 10-15 दिन। सॉरी। और अभी वैसे भी क्या है, श्राद्ध शुरू हो रहे हैं 7 तारीख से, तो श्राद्ध में मैं वैसे भी कोई काम नहीं करता, आप भी नहीं करते होंगे कुछ खरीदना बेचना वगैरह। तो एक मिनट रुक जाओ प्लीज़ यार, है ना? ठीक है, आ जाओ। ठीक है, सोडियम और आ गई बात समझ में? ठीक है। अब दोस्तों अगर आप लोग जैसे मान लो इसको साबुन मान लो, एक चीज मैं बताऊं आपको, देखो ध्यान से समझो दोस्तों। HCl में इस एसिड में से आपने हाइड्रोजन हटा के मान लो क्या लगाया? सोडियम लगाया, तो ये एक सॉल्ट बन गया, एक लवण बन गया। दोस्तों आपको क्या थोड़ा बहुत ध्यान है क्या कि यहां पर ये दोनों कैसे जुड़े हुए थे? Na+Cl- ऐसे जुड़ते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो, अगर कुछ ध्यान हो तो आपको। सब भूल गए, कोई बात नहीं। दोस्तों मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो इसमें से, देखो मैं डायग्राम लगाया हूं क्या? रुको, डायग्राम नहीं लगाया हूं, चलो कोई बात नहीं, डायग्राम नहीं लगाया मैंने। इधर देखो प्लीज, इधर समझो। आप तो बस ये ध्यान रखना कि दोस्तों साबुन में ये 2 सिरे होते हैं। दोस्तों इस वाले पार्ट पे कुछ चार्ज होता है, कुछ आवेश होता है, कुछ इस पे होता है, कुछ इसको होता है। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं आयनिक भाग। आयनिक भाग, आयनिक भाग यानी आयनिक पार्ट।
दोस्तों ये एक हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन पे किसी पे चार्ज होता है क्या? चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कार्बन ना सॉरी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक डोनेट करता है, रिसीव करता है, ना ये रिसीव करता है ना ग्रहण करता है, ये शेयरिंग करता है, तो कोई भी चार्ज नहीं होता, तो इन पे कोई आवेश नहीं होता, तो ये आपका आयनिक पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना। अच्छा, और एक चीज मुझे बताना, आयन जो होते हैं क्या वो पानी में घुल जाते हैं क्या? तो दोस्तों ये वाला भाग जो होता है ना, इसको पानी से प्यार होता है, पानी से, तो जिसको पानी से प्यार होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक यानी जल रागी। और दोस्तों इस वाले ये पानी से दूर भागता है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, फोबिया पानी से डर लगता है तो उसको बोलते हैं जल विरागी। आ गई बात समझ में? तो बेसिकली मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, जो सोप है ना साबुन में, उसके दो पार्ट हो गए। जैसे मान लो एक इसकी पूंछ मान लो, एक इसका सिर मान लो। पूंछ क्या है? हाइड्रोकार्बन का पार्ट, ये हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, लिख देता हूं मैं इधर, हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। दोस्तों इसको पानी से दिक्कत होती है, पानी से दूर भागता है, ये जल विरागी है, जल विरागी है। और जो उसका एक पार्ट होता है उसको क्या है? पानी पसंद है, उसको पानी पसंद है, ये जल रागी होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। अब दोस्तों एक चीज मुझे बताना, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुन लोगे? देखो दोस्तों आप एक चीज मुझे बताओ, आप लोगों ने खाना खाया, आपके थोड़ा सा सब्जी गिर गई आपके शर्ट पे, सब्जी में क्या तेल होता है क्या? सब्जी में तेल होता है क्या? तो ये मान लो तेल की एक बूंद है, ठीक है। अब दोस्तों आप जब कपड़े को साफ करोगे क्या लगाओगे? साबुन लगाओगे। तो जैसे ही आपने साबुन लगाया तो क्या साबुन के बहुत सारे मॉलिक्यूल आ गए क्या? बताओ, साबुन के बहुत सारे मॉलिक्यूल आ गए क्या? बोलो, अरे बोलो बोलो, यस और नो? यस। दोस्तों ये जो पीछे पूंछ है इसको पानी से क्या है? दिक्कत है, इसको पूंछ को जो है पानी से दिक्कत है, जल विरागी है, लेकिन इसको तेल से प्यार होता है। तो जो पूंछ होती है ना वो ऐसे कनेक्ट हो जाती है, जो पूंछ होती है ना वैसे कनेक्ट हो जाती है, तेल की तरफ आ जाती है। जो पूंछ होती है ना वो तेल की तरफ आ जाती है, जो पूंछ होती है ना वो तेल की तरफ आ जाती है, जो पूंछ होती है वो तेल की तरफ आ जाती है। बोलो यस और नो? क्या कुछ ऐसा एक इंद्राज गुर्जर नाम का एक लड़का है, आई लव यू प्रिया बोल रहा है, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी छोटी बहन या बड़ी बहन भी कभी क्लास में पढ़ने जाए, उसको बाकी के बच्चे ऐसे बोले तो मजा आएगा ना तुम्हें? है ये इंद्राज एक नाम का लड़का है, तुम्हारी छोटी बहन या बड़ी बहन कहीं पर पढ़ने जाए किसी स्कूल में, उसको भी क्लास में कोई बोले आई लव यू, ये अच्छा लगेगा ना तुम्हें? अब ये मत बोलना सर अच्छा नहीं लगेगा, क्यों? तुम भी तो वही कर रहे हो, और बातें करा लो तुमसे बड़ी बड़ी, सर रेलवे में नौकरी लेनी है, ये लेनी है। अपनी हरकतें सुधारो, संस्कार मत दिखाओ अपने घर के इधर। मजाक रखा है, कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब यही आप क्लास में कुछ भी बदतमीजी करो? जो इधर बच्ची है पढ़ रही है क्लास में, या कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, वो किसी के भाई किसी के बहन है, शर्म ही नहीं है यार बिल्कुल। मतलब आप सभी मैक्सिमम जितने बच्चे, इतने प्यारे बच्चे हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप सारे इतने सारे बढ़िया स्टूडेंट हो, सीरियसली बोल रहा हूँ। बाकी जो क्लासेज होती है ना, मैं देखता हूँ बहुत गंदे आपस में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको डांट के कैसे मान लो आप प्यारे सारे समझ के सारे पढ़ाई में ध्यान लगाते हो, लेकिन उसके बावजूद जब मैं 2-3 ऐसे देखता हूँ तो यार मुझे काफ़ी दुख होता है यार, है ना। मेरा काम दोस्तों केवल पढ़ाना नहीं है, आपको सिलेक्शन हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको एक सही चीज़ भी बोल सकूँ। आपको भी जैसे 2 दिन पहले बोलता कि दोस्तों एल्कोहल वगैरह है ना, अगर इनसे दूर रहना कभी भी जीवन में, अगर एक बार आप ने कुछ कर लिया तो फिर जीवन में वापस लौट के आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बोलता हूँ थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करा करो। मैं चाहता हूँ एक आप यार ठीक है सिलेक्शन लो, साथ में ओवरऑल भी डेवलपमेंट हो, और आप ऐसी बात करो कितना बुरा लगेगा यार, बताओ, है ना। तो प्लीज़ ऐसे मत करिए यार, आपसे रिक्वेस्ट है यार, आप सभी इतने अच्छे परिवार से हैं। आ जाओ दोस्तों, मैं आपको क्या बोल रहा था, जैसे ये लाल कलर की है ना, मान लो ये सब्जी की बूंद है, सब्जी में क्या होता है? तेल होता है, ठीक है। आपने इसको करने के लिए साबुन लगाया, तो साबुन के बहुत सारे अणु आपने इस पे डाल दिए, बेसिकली साबुन लगाया बहुत सारे अणु डाल दिए।
दोस्तों ये जो पूंछ थी ना, इसको पानी से दिक्कत है, लेकिन इसको तेल से बहुत प्यार है, तो ये तेल की तरफ आ गई, ये भी 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 तेल की तरफ आ गई। दोस्तों क्या कुछ ऐसा लग रहा है क्या, मकड़ी का जाला सा कुछ है, मकड़ी का जाला सा कुछ बन गया, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? क्या इन सभी की पूंछ ने इस बूंद को, जो तेल जो था, इसको अच्छे से पकड़ लिया क्या? अब आप लोग क्या करोगे, जब ब्रश चलाओगे तो इस जाले के साथ में ये जो सब्जी की बूंद है, जो भी आपकी गंदगी थी, क्या ये भी चली जाएगी क्या? तो दोस्तों ये जो जाला जैसा जो बन रहा है ना, इसे आप लोग बोलते हैं मिसेल। एग्जाम में पूछा जाए कि जब हम लोग साबुन लगाते हैं किसी भी गंदगी पे, तो जाला जैसा कुछ बन जाता है, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, मिशेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोगों को कुछ इस प्रकार का दिख जाएगा, इसे बोलते हैं मिशेल। तो आप लोगों को दोस्तों ईमानदारी की बात बताऊं, क्या याद रखना है? कुछ नहीं, आपको ये याद रखना है कि जो सोप होता है, साबुन, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है दोस्तों हाइड्रोफिलिक जल विरागी, एक पार्ट होता है जल रागी, और इसके अलावा कुछ भी याद करने की जरूरत आपको इसमें नहीं है। ठीक है, तो एक तो होता है जो जल से दूर भागता है, जल विरोधी, जल विरागी। ठीक है, और एक होता है जो जल से प्यार करता है। क्लियर है? चलो आ जाओ। तो ये मैंने लिख दिया, जो भी चीज़ मैंने पढ़ाई आपको वही चीज़ यहां पर लिखी हुई है। चलो आ जाओ। किस अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन बोलते हैं? तो कार्बोक्सिलिक एसिड, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें 15 कार्बन हो, 20 कार्बन हो, इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में से हाइड्रोजन हट के सोडियम लगा दोगे या पोटेशियम लगा दोगे, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग? सोप बोलते हैं। ठीक है, इस बार का क्वेश्चन कर पा रहे हो क्या? कोई टेंशन आ रही है क्या? देखो इस बार का क्वेश्चन देखते हैं, कर पाते हो क्या? साबुन के अणु का जल विरागी और जल रागी सिरा के बारे में बताओ। जल विरागी, जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है ना, वो जल विरागी होता है। ठीक है, तो देखो ये जो जल विरागी वाला होता है ना, जल विरागी, जिसको जल से दिक्कत है, जिसको जल से दिक्कत है, यार कुछ दोस्तों कुछ आ रहा है क्या? दोस्तों इसका मेरे को लगता है कुछ ऑप्शन में कुछ मिस टाइप हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो एक बार रुक जाओ, इसको भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो इसका बताओ, साबुन का सामान्य सूत्र क्या है? तो आर का मतलब 4 कार्बन या 10 कार्बन या 15 कार्बन, लंबी एक कार्बन की श्रृंखला, तो ये तो है लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैंने आपको बताया लंबी श्रृंखला, अब इसमें से हाइड्रोजन को हटा के सोडियम लगा दो, तो ये एक सोप बन जाएगा, या सोडियम को हटा के पोटेशियम लगा दो, ये भी एक सोप, ये दोनों ही सोप है। आ जाओ, चलो बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण को क्या बोलते हैं? सोप बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों एक बात करते हैं, दोस्तों जो हार्ड वाटर होता है ना, अब आप लोग बोलोगे हार्ड वाटर किसको बोलते हैं? कठोर पानी। दोस्तों कठोर पानी उसको बोलते हैं जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ सॉल्ट घुले होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट घुला हो या मैग्नीशियम सल्फेट घुला हो। तो अगर किसी पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, तो ऐसे पानी को क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर, यानी कठोर पानी बोलते हैं। क्लियर है क्या? तो बस आप लोग ये ध्यान रखना कि जब कठोर पानी में जब हम लोग साबुन को लगाते हैं ना, तो एक क्या बन जाता है? झाग सा बन जाता है, झाग बन जाता है, अघुलनशील होता है, मतलब वो जो गंदगी वगैरह होता है उसमें अपने को घोल ही नहीं पाता। क्लियर? तो जिसकी वजह से साबुन की कार्य क्षमता घट जाती है। बस एग्जाम में पूछ ले साबुन किस में अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, आप लोग बोलोगे हार्ड वाटर में। तो बस दिक्कत ये होती है, आपको फिर बहुत ज्यादा साबुन की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा की। बस ये पॉइंट याद रख लो, और कुछ भी नहीं है।
क्लियर है? चलो, डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट दोस्तों हार्ड वाटर हो सॉफ्ट वाटर हो दोनों में काम कर लेगा, साबुन के जैसे नखरे नहीं है, साबुन को थोड़ी दिक्कत आएगी हार्ड वाटर में, ठीक है। अब ये होते क्या है, बस आप ये ध्यान रख लो, सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण और क्लोराइड या ब्रोमाइड वाले अमोनियम लवण, बस ये दो नाम याद रख लो। मुझे पता है अजीब से नाम है, इसका स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। बस अगर एग्जाम में पूछ रहे डिटर्जेंट क्या है, ये दो बात याद रख लेना। जैसे आप लोग सॉल्ट, उसके लिए सोप के लिए क्या याद रख रखे हो आप? सोप के लिए क्या याद रखो? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण या कार्बोक्सिलिक अम्ल के पोटेशियम लवण, वैसे ही दो बातें ध्यान रख लेना। हालांकि डिटर्जेंट का नहीं आएगा क्वेश्चन, 99% चांस है कि हमारा सोप का ही आएगा। दोस्तों ये हो गया चैप्टर अपना खत्म और ये हो गई अपनी केमिस्ट्री पूरी। दोस्तों वापस कुछ बता दूं मैं आपको, आ जाओ दोस्तों। एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई का सिलेबस हो गया है पूरा, लेकिन अगर कोई बच्चे एनटीपीसी का एग्जाम दे तो आप लोग ये चैप्टर और पढ़ना है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तो वो मैं डाल दूंगा आपको, ठीक है। और एक चैप्टर और है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो ये दो चैप्टर एनटीपीसी वाले बच्चों को और पढ़ना है। हालांकि पढ़ना एनटीपीसी वाले भी मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं पूरी साइंस में, अगर मैं बात करूँ तो उसमें इतना सारा छोड़ के केवल 2 चैप्टर पढ़ोगे क्या, ठीक है। और बाकी जो एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई है, उनका बस यहाँ तक है, ये नहीं पढ़ने हैं, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। हालांकि मैं आपको दोनों चैप्टर दे दूंगा मैं, क्लियर है। अब मुझे बताओ एनवायरमेंट कब से शुरू करें, पर्यावरण कब से शुरू करें, कैसे लगी केमिस्ट्री, मजा आया? दोस्तों कितनी अच्छी फीलिंग होती है कि यार, मैं आपको पहले बताया था, आपको लगता है कि सर कोर्स ज्वाइन कराए तो पूरा तो करवाओगे, दोस्तों ऐसा नहीं होता। कई जगह क्या है, कोर्स बेच दिए जाते हैं, सिलेबस पूरा नहीं करवाया जाता। तो ये सिलेबस पूरा कराना भी अपने आप में बड़ी वो है, एक एक क्लास लेना। तो हमने पूरी मेहनत से फिजिक्स पूरी करी सबसे पहले, इसके बाद में पूरी मेहनत से हमने बायोलॉजी पूरी करी और उसके बाद में केमिस्ट्री शुरू करी। दोस्तों हम लोग इन्वायरमेंट परसों से शुरू कर ले, वेडनेसडे से इन्वायरमेंट शुरू कर ले, या बताओ 2 क्लास में हो जाएगा आपका इन्वायरमेंट पर 2 या 3 मान लो, कब बताओ? परसों से शुरू कर ले, वेडनेसडे अच्छा डे है, वेडनेसडे से कर ले या कल से ही करे? परसों से कर लो यार, एक दिन आराम कर लो, आपका हो गया। 2 क्लास बची है आपकी केवल। एक बच्चा बोल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अरे इसी को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, इसी चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बोल दो या कार्बन एवं, है ना। परसों से हम लोग पर्यावरण शुरू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि जब इन्वायरमेंट खत्म होगा उस दिन इमोशनल बातें करेंगे, अभी तो है अपने पास में 2-3-4 क्लास का समय बाकी है ना। तो परसों से अपन इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण शुरू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।